हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने अब तक हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था। उसके दो टॉपिक्स हो चुके थे, हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ डेट। अब हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन होता क्या है? ये होता है अवधिकरण। क्या होता है? अवधिकरण, यानी किसी भी समय सीमा तय करना। पीरियडाइजेशन एक प्रोसेस है पीरियडाइजेशन एक प्रोसेस और स्टडी ऑफ कैटेगराइज्ड the past into discrete, qualified, quantified, name, block of time। पीरियडाइजेशन एक प्रोसेस और स्टडी ऑफ कैटेगराइज, यानी किसी को भी कैटेगराइज यानी कि संख्याबद्ध करना पास्ट को, एंड डिस्क्रीट करना उसकी क्वांटिटी को, एंड नेम देना उसको एट ए टाइम, जिस समय वो हुई। यानी कि कोई भी काम हुआ उसकी समय सीमा होती है कि इस ईयर से बीच में और इस ईयर के बीच में ये काम हुआ। जैसे कि 2000 हम लगाए 1999 से लेके 2005 के बीच में जितने भी काम हुए तो उसकी अवधि हो गई 99 टू 2005। ये उसका अवधिकरण कहलाया। और इसे अवधिकरण को एक साइंटिस्ट स्कॉलर था जेम्स मिल, जो स्कॉटिश फिलोसोफर था, यानी कि स्कॉटलैंड का था। एक हिस्टोरियन भी कह सकते हैं हम इसको। एक इकोनॉमिस्ट भी था ये। इसने इंडिया के पीरियडाइजेशन को दो भागों में बांटा। दो भागों में किस हिसाब से? रिलीजियस बेसिस पे, यानी कि धार्मिक उस पर, हिंदू और मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग। जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो अवधिकरण हुआ, जिसके कारण यहाँ की जो पीपल्स से जनता थी वो बढ़ गई, जो हिंदूज के अकॉर्डिंग और मुसलमानों के अकॉर्डिंग। जिससे इसे इस जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया था उसको कुछ और भी स्कॉलर्स हुए थे, विद्वान हुए, उन्होंने इसे नकारा, इसे सही नहीं ठहराया और इसकी वंदना को वहीं पर ही रोक दिया था जेम्स की, जो उन्होंने रिलीजियस बेसिस पे इंडिया को बांटने की कोशिश की थी उसको। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ के इंडियन स्कॉलर्स हुए थे कुछ, इंडियन स्कॉलर्स ने इसे तीन भागों में बांटा। सबसे पहले एशिएंट, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न। कितने भागों में बांटा? एशिएंट, मेडिवल्स एंड मॉडर्न। एशिएंट क्या होता है? बहुत प्राचीन, जिसको हम क्या देते हैं ना, बहुत ही ज्यादा पुराना। मेडिवल मध्यकाल, मॉडर्न
अब जो वर्तमान में जो नई हिस्ट्री होती है, जो बैक 1-2 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा, वो इसमें आ जाती है। इसी इंडियन स्कॉलर्स की इस अवधारणा को उन्होंने ग्रहण किया। इससे हमारे जो पीरियडाइजेशन हुआ वो 3 तरह से हुआ और इसे ही आगे जाके अप्रिशिएट किया गया। अब आता है हमारा कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन भी ये भी एक प्रोसेस है, इसे कहते हैं औपनिवेशिक काल। क्या कहते हैं? औपनिवेशन काल। इसके तहत और कॉलोनाइजेशन के तहत इज ए प्रोसेस, ये भी एक प्रक्रिया है जो बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेटेड। इसके अकॉर्डिंग जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज बताई गई थी। फिर किसके सेंट्रल सराउंडिंग? लैंड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसके अवयवों को चारों तरफ घूमने वाली। देखो, कॉलोनाइज औपनिवेशिक काल था, जो पावर थी वो सेंट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग डोमिनेटेड थी, जिसमें वो सिर्फ किसके चारों तरफ घूमती थी? जो जगह थी उसके, और उसके जितने भी कंपोनेंट थे ना उन्हीं की तरफ, यानी कि एक ही जगह इकट्ठी थी, बटी भी नहीं थी जैसे कि अब है। और ये सिस्टम, इसी को कॉलोनाइजेशन को न्यू टेरिटरीज नाम से भी इसको टाइटल दिया गया, न्यू टेरिटरी। इसका लिंक हमारे आज की कॉलोनाइजेशन के तहत चलता है। अब देखो, औपनिवेशिक काल था, जैसे कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पे शासन किया, उनका औपनिवेशिक काल हो गया वो। उसके तहत उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ की जो भी धन संपदा थी उसको लूटा और अपने ब्रिटेन को, यानी ब्रिटिश को उन्होंने फ्लोरिश किया। जिससे क्या हुआ? हमारे यहाँ पे तो जितने भी होते इंडस्ट्री वगैरह थी वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, यानी कि यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति को उन्होंने खराब कर दिया था। साथ में अपनी देश की इकोनॉमिक स्थिति को उन्होंने सुदृढ़ कर दिया था, यानी कि वेल डेवलप कर दिया। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम समझते ही हो, प्रशासन। हम शुरू से पढ़ते आए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन 19वीं सेंचुरी की बात करें, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ आ चुके थे, उन्होंने हमें आधिपत्य कर लिया था, तो उन्होंने यहाँ के सारे रूल्स को सबको चेंज कर दिया था। जो अधिकार थे सिर्फ किसके पास थे? ब्रिटिश डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश लोगों के पास ही थे। उसके बाद में उन्होंने कुछ रिवोल्यूशंस हुए, उसके बाद में सत्ता में थोड़ा चेंज आया, तो पूरा अधिकार किसके पास चल गया? ब्रिटिश क्राउन के पास में। अब हमारे यहाँ पे जो साम्राज्य चलता था, यानी कि प्रशासन चलता था, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चलता था, जिसके तहत हमारे यहाँ पे कौन सा रूल चल गया? क्राउन रूल्स, यानी ताजपोशी किसकी जो इंग्लैंड में रानी थी उसके तहत। उसके बाद धीरे धीरे हम आजाद हुए। उसके बाद में हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, जो हमारे यहाँ की देखभाल करता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे, जो हमारे यहाँ पे जो भी सारी व्यवस्था एक लोकेलिटी में चाहिए वो सारी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और इसकी आपको आवश्यकता भी है, क्योंकि प्रॉपर काम करवाने के लिए कौन चाहिए? हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप
देखो हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कौन सा स्रोत है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है और ये क्यों आवश्यक है। देखो पहले ब्रिटिश हमारे यहाँ रहते तो उन्होंने हमारे यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स तैयार किए थे प्रत्येक, और उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बनाया था जिसमें वो सारे सीरियल वाइज क्रमबद्धता होती है, जैसे A to Z या ऐसे तक जैसे भी हो, उन्होंने A to Z सारे रिकॉर्डों को वहाँ पर इकट्ठा करके रखा था, यानी प्रोडक्टिव मेथड्स में रखा था, ताकि कभी भी आवश्यकता हो तो हम रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं और हमारी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। जैसे उसमें कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसे कि होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, लेटर यानी किसी ने किसी को लिखा हो वो, मेमोज, सर्वे लोगों द्वारा कराया जाता है ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफी है और भी ट्रेवलर्स रिपोर्ट है, जितने भी यात्री हमारे आए थे उनकी सबकी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड रूम में स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था स्पेशल, यहाँ पे सभी रिकॉर्डों को इकट्ठा करके रखा जा सके, अगर भविष्य में कभी हमें आवश्यकता पड़े तो हम रिकॉर्डों को चेक कर सकते हैं। इसके लिए देखो कुछ बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे, ये सभी रिकॉर्ड्स उसमें रखे गए। अब आता है इम्पोर्टेंट, हमको आवश्यकता क्यों है इनकी, नेचर रिकॉर्ड क्यों तैयार किया जाता है भाई, हमारे देश के बारे में, यानी कि जब से सभ्यताएं बनी है, सिविलाइजेशन हुआ, तब से लेके अब तक क्या क्या हुआ उसकी पूर्ण जानकारी के लिए हमें रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। और दूसरा, जैसे कि हमने हमारे पास्ट में जो काम किया है हम उसे अपने फ्यूचर में दोबारा न दोहराए, उसको देखने के लिए या फिर किसी के साथ में वार्तालाप करने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए उन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि जितने भी रिकॉर्ड्स है वो हमारे ट्रुथ को बताते हैं, हमारी सत्यता को दर्शाते हैं, ताकि हम आगे ऑफिशियल टाइम्स में उन सबका यूज कर सके। ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।